नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल। उस बल के लिए हम लोग फॉर्मूला व्युत्पन्न कर चुके हैं और वहीं से अपने क्या लिखने वाले हैं, 1 एम्पियर जो होता है उस मानक 1 एम्पियर की परिभाषा लिखने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है मानक एम्पियर की परिभाषा। मानक एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, मानक एम्पियर जो है उसे अपने किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहले तो देखिए, आपने कल फॉर्मूला क्या लिखा था। आपने लिखा था F/L इक्वल μ0 I1 I2। अपॉन क्या आया था? अपॉन आया था 2πr। क्या लिखा था हम लोगों ने लिखा था F/L और μ0 2π I1 I2 स्मॉल r। ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने क्या किया था? व्युत्पन्न किया था। ठीक है, ये फॉर्मूला कल हम लोगों ने व्युत्पन्न किया था। किसके लिए? दो समांतर धारावाही चालक तारों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो देखिए, इसके अंदर अपने सबसे पहले तो ये लेंगे कि I1 और I2 यदि कितना हो? 1 एम्पियर हो। I1 और I2 कितना हो? 1 एम्पियर हो। और दोनों तारों के मध्य दूरी जो है वो कितनी हो? 1 मीटर हो। यहाँ μ0 लिखा हुआ है, इसलिए ये मान लेते हैं कि ये कहाँ स्थित है? ये निर्वात में स्थित है। दूसरा, μ0 का मान आप लोग कितना रख सकते हो? μ0 का मान 4π गुणा 10⁻⁷ रख सकते हो। कितना? 4π गुणा 10⁻⁷ रख सकते हो। ये मान यदि आप लोग इसमें रखते हो तो यहाँ से आपका F/L जो है, यानी तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल जो है वो किसके बराबर आता है? यहाँ तो आएगा 4π गुणा 10⁻⁷। 4π गुणा 10⁻⁷। I1 I2 की जगह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अपॉन में कितना? अपॉन में 2π और r की जगह भी कितना? 1। तो पाई से पाई कैंसिल और यहाँ क्या आ जाएगा? 2, यानी ये आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁷। यहाँ लिखा गया है F/L यानी न्यूटन पर मीटर। तार की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल जो है वो कितना हो? 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो। तो यहाँ से यदि अपने मानक 1 एम्पियर की परिभाषा लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में एकांक दूरी पर रखे दो समांतर धारावाही चालक तारों के एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे। ठीक है, या सीधा सीधा आप लोग बोल सकते हो कि यदि निर्वात में दो समांतर धारावाही चालक तार स्थित है और उनके मध्य दूरी एकांक है और उन पर लगने वाला बल 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना है? 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। तो उन तारों में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। या आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल उत्पन्न कर दे। क्या कहलाती है? अपने 1 मानक एम्पियर कहलाती है। ठीक है, तो 1 मानक एम्पियर की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं अपनी और नया टॉपिक देखते हैं। अपना टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा बल आघूर्ण। अपना टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। यदि यहाँ लिखूँ तो शायद आपको देखिए, टॉपिक है अपना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारावाही लूप पर बल तथा
बल आघूर्ण। ठीक है, तो एक तो अपने बल का मान ज्ञात करने वाले हैं यहाँ, और दूसरा अपने क्या करने वाले हैं, इस आयताकार धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कितना लगेगा, उस बल आघूर्ण का मान भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्ञात करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, एक आयताकार लूप बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम की सहायता से अपने इसकी कुछ एक कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आयताकार लूप का डायग्राम। ठीक है, देखिए आयताकार लूप का डायग्राम। ये हमारे पास में क्या है, एक आयताकार लूप है। इस लूप पर बल तथा बल के आघूर्ण का हम लोग क्या कर रहे हैं, मान ज्ञात कर रहे हैं। धारा की दिशा माननी पड़ेगी सबसे पहले तो आपको। इस तरीके से इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। इसका नाम PQRS लिख देता हूँ, PQR और S की जो हमारे पास में आयताकार धारावाही लूप है, इसका नाम क्या है, PQRS है। तो PQRS अपने पास में क्या है, एक आयताकार धारावाही लूप है जो कहाँ स्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो N और S अपने क्या है, इसके अंदर चुंबकीय ध्रुव है, जिससे क्या उत्पन्न हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। और धारा की दिशा आपने मान ली। ये जो अपने पास में इसकी चौड़ाई है, इसे स्मॉल b से लिख देता हूँ मैं, और इसकी जो लंबाई है इसे मैं स्मॉल l से लिख देता हूँ। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसी समय कितना कोण बना रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसी समय थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। तो किसी समय ये कितना कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है। ये जो कोण बन रहा है यहाँ कितना बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। तो थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर ये स्थित है। अब देखिए इस पर कितने बल लगेंगे, 4 बल लगेंगे। एक बल तो लगेगा PQ पर, एक QR पर, एक RS पर, और एक PS जो है इस पर बल लगेंगे। बलों की दिशा भी आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी। तो अभी एक बार के लिए मैं बल बना देता हूँ, फिर इसकी दिशा मैं आपको बताऊँगा। ये दिशा हम लोगों ने किस प्रकार से लिखी है। ये B वेक्टर आएगा, इस ओर भी B वेक्टर आएगा। ठीक है, ये B वेक्टर अपने बनाई दिए। तो एक तो बल लगने वाला है इसका F1 इस ओर। इसकी दिशा मैं आपको बताऊँगा जैसे जैसे इसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे। एक बल लगेगा F3 वेक्टर, एक बल लगेगा F4 वेक्टर, और इसके बिल्कुल सामने एक बल लगेगा F2 वेक्टर। ये इसका डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कितने बल लग रहे हैं इस आयताकार लूप पर, 4 बल लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4। F1 सामने की ओर है, F2 नीचे की ओर है, F3 पीछे की ओर है, और F4 जो है वो ऊपर की ओर है। यदि बोर्ड के तल में ऐसे माने तो F1 सामने की ओर है, F3 उसके जस्ट पीछे की ओर है, F2 नीचे की ओर है, और F4 जो है वो किस ओर है, ऊपर की ओर है। और 2 चुंबकीय ध्रुव इस तरीके से, एक और N है और एक और क्या है आपके पास में S है। तो सबसे पहले अपने इसमें से किसी एक भुजा को लेते हैं, और उस भुजा पर लगने वाले बल का मान क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। जैसे अपने सबसे पहले क्या करते हैं, इस भुजा को यहाँ से लेते हैं कि ये जो आपके पास में भुजा है, ये भुजा आपके पास में कौन सी है, QR भुजा है। तो QR भुजा जो आपके पास में, इस पर लगने वाले बल का मान अपने सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो QR जो भुजा है, इस पर देखिए कितना बल लगेगा, QR भुजा पर बल लगेगा F2। जो F2 लिख रखा है हम लोगों ने, ये लगेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ QR भुजा पर बल, QR भुजा पर बल। उसके बाद F4 का मान ज्ञात कर लेंगे अपने। वैसे आपकी मर्जी है, आप चाहो तो F1 का मान, F2 का मान, F3 का मान, F4 का मान इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो, फिर उन्हें समीकरण नंबर दे सकते हो आप लोग। तो मैं सबसे पहले F2 बल का मान ज्ञात कर रहा हूँ। तो इस पर कितना बल लग रहा है, F2 लग रहा है। ठीक है, बल का सूत्र, किसी चालक तार पर लगने वाले बल का सूत्र मैंने आपको बताया था, F=ILB sin थीटा। अपनी क्या होता है, उसका सूत्र लिखता हूँ मैं एक बार के लिए। वो सूत्र होता है I, फिर आता है LB sin थीटा। L का क्या मतलब है, L का मतलब होता है ये लंबाई। पर यहाँ यदि इसे ले रहे हैं तो इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, आयताकार लूप है तो ये B है, तो ये भी कितनी होगी, B होगी। तो यहाँ क्या आएगा, B। तो ये बना I लंबाई B, ILB, B अपनी जगह, और साइन की जगह कितना, साइन थीटा। कितना, साइन थीटा। थीटा किसके मध्य कोण है, B और B के मध्य का कोण है। इस B के साथ और इस B के साथ ये भी भुजा B है। यदि यहाँ और देखो तो ये भुजा भी B है, क्योंकि आयताकार है ये। तो
इस बी के साथ में चुंबकीय क्षेत्र कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ कितना आया आई बी बी और साइन थीटा, और इसकी दिशा जो है वो किस ओर है, इसकी दिशा जो है वो नीचे की ओर है। तो हमने नीचे की ओर क्या दर्शा दी है, इसकी दिशा दर्शा दी है, यानी अंगूठे को अपने को क्या करना है, धारा की दिशा में रखना है। तो अंगूठा जो है इसे आप लोग धारा की दिशा में ले जाओगे, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर आनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए। तो बल की जो दिशा आएगी वो किस ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। यहाँ जो बल लगेगा उसकी दिशा किस ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो F2 जो है उसकी दिशा किस ओर है, नीचे की ओर है। फिर आप लोग क्या करोगे, इसके 10 सामने वाले के लिए मान ज्ञात कर लोगे। एस पी भुजा पर बल, एस पी भुजा पर बल, तो एस पी भुजा पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, उस पर बल लग रहा है F4। इसका यदि मान देखोगे तो ये भी कितना आएगा, आई बी बी साइन थीटा आएगा। कितना आएगा, आई बी बी साइन थीटा आएगा। परंतु यहाँ अंगूठा जब धारा की दिशा में लेकर के जाओगे और अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखोगे तो बल जो लगेगा उसकी दिशा ऊपर की ओर आ जाएगी। तो आप लोग समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। समीकरण 1 और 2 आपको बता रही है कि बल F1 और ये बल F2 और F4 जो है इन दोनों बलों का परिमाण बराबर है। देखिए आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा, दोनों बलों का परिमाण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। और आपको ये जो डायग्राम बता रहा है, देखिए एक तो बल ऊपर की ओर है, एक बल नीचे की ओर है, और दोनों की क्रिया रेखा भी क्या है, एक है। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा एक होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण बल F2 और F4 जो है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। यानी कुल बल जब अपने निकालेंगे तो उसमें से F2 और F4 को अपने क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब अपने कौन सा बल ज्ञात करेंगे, अब अपने भुजा PQ पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करेंगे। PQ भुजा पर बल, तो PQ भुजा पर बल देखिए, PQ भुजा सबसे पहले तो देखिए PQ भुजा है कहाँ, ये PQ भुजा है, ठीक है। इस पर बल कितना लग रहा है, F1 वेक्टर लग रहा है। यहाँ जो बल लग रहा है उसे मैंने क्या लिख दिया, F1 लिख दिया है। फॉर्मूला क्या है, आई एल बी और साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है, आई एल बी साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है थीटा एल और बी के बीच का कोण है। ये एल और बी एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का क्या कर रहे हैं, कोण बना रहे हैं। यहाँ जो थीटा आ रहा है वो कितना डिग्री का आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा आई एल बी साइन 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए ये F1 जो है ये कितना आएगा, ये आएगा आई एल बी और समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। यानी F1 किसके बराबर, आई एल बी के बराबर और समीकरण नंबर 3। इसके लिए अपने अंगूठे को धारा की दिशा में रखोगे, अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कुछ ऐसे अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो बल लगेगा इसकी दिशा किस ओर आएगी, सामने की ओर आएगी। तो इस तरीके से इस पर जो बल लग रहा है इसकी दिशा कहाँ आ रही है, सामने की ओर आ रही है, F1 की। उसके बाद अपने पहुँचे RS की ओर, भुजा RS पर बल, भुजा RS पर बल, RS जो भुजा है इस पर बल कितना लग रहा है, आपको दिखिएगा F3 लग रहा है। वही सूत्र आई एल बी साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कितना बना, F3 इक्वल आई एल बी साइन 90, यानी ये आपके पास में आया F3 इक्वल आई एल बी, कितना आया, F3 इक्वल आई एल बी आएगा। ये आपके पास में समीकरण 4 आ जाएगी। तो समीकरण 4 कितनी है, F3 इक्वल आई एल बी, और समीकरण 1 जो है वो कितनी है, आई एल बी है। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ गए, 4 बल आ गए। इन बलों का यदि अपने क्या करें, परिणामी मान ज्ञात करें, तो यहाँ आप लोग देखोगे कि F1 और F3 की दिशाएं जो है वो क्या है, एक दूसरे के तल के लंबवत आपको प्राप्त हो रही है, ठीक है। F1 और F3 की दिशा जो है वो कहाँ है, एक दूसरे के तल के लंबवत आपको प्राप्त हो रही है। देखिए शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि F1 बाहर की ओर है और F3 जो है वो अंदर की ओर है। तो F1 और F3 की जो दिशाएं हैं वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी F1 जो है ये तल के लंबवत बाहर की ओर है और F3 जो है ये भी क्या है, एक दूसरे के तल के लंबवत बाहर की ओर है। तो इससे ये F1 और F3 भी क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाएंगे। तो कुल बल F किसके बराबर आएगा, F वेक्टर जो है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 आएगा, और कुल बल F वेक्टर का मान जो है दिशा के साथ में लेने पर कितना आएगा, 0 आएगा।
कुल बल कितना आएगा, 0 आएगा। कुल बल 0 आने का मतलब हो गया कि ये जो आपके पास में कुंडली है ये किस प्रकार की गति नहीं करेगी, तो ये आपकी स्थानांतरण गति जो है वो यहाँ पर नहीं करेगी। स्थानांतरण गति या रेखीय गति जैसे ऊपर नीचे या दाएं बाएं इस प्रकार की गति जो है ये नहीं करने वाली है। तो F का मान कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। अब अपने बल आघूर्ण का मान यहाँ ज्ञात करते हैं। तो देखिए बल आघूर्ण का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए अपना टॉपिक बल आघूर्ण की गणना। देखिए बल आघूर्ण की जब अपने को गणना करनी है तो इसके अंदर जब अपने डायग्राम बना रहे थे तो डायग्राम के अंदर हम लोग देख रहे थे कि कुंडली जो है उस पर 4 बल लग रहे थे, F1, F2, F3 और F4। उनमें से F3 जो था, जो F1 था ये तो तल के लंबवत बाहर की ओर था, F2 नीचे की ओर था और F4 ऊपर की ओर था और F3 जो है वो कहाँ था, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर था। उनमें से 2 बल जो थे कौन से, जो आपका F2 और F4 था, जो नीचे की ओर बल था और जो ऊपर की ओर बल था, उन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या थी, एक थी। तो उन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक होने के कारण वो बल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। पर आपके पास में 2 बल और बचते हैं, एक तो F1 बचता है और एक बचता है F3। तो F1 और F3 जो है उनकी क्रिया रेखाएं क्या है, दोनों की अलग अलग है। तो उनकी क्रिया रेखाएं अलग होने के कारण वो दोनों बल एक दूसरे से क्या नहीं होते हैं, निरस्त नहीं होते हैं। तो उनके निरस्त नहीं होने के कारण वो कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न कर देंगे, एक बल युग्म लग करके कुंडली में बल आघूर्ण जो है उस बल आघूर्ण को उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या करेंगे, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुंडली को फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे P ये Q था और उसके बाद में R था और इस तरीके से इसमें क्या हो रही थी, धारा प्रवाहित हो रही थी। ये स्मॉल b था जो नीचे की ओर था, यहाँ 2 बल लग रहे थे, एक बल F1 वेक्टर और एक बल लग रहा था F3 वेक्टर। ठीक है, देखिए ये कुंडली यदि इस प्रकार रखी जाए तो F1 जो है वो बाहर की ओर है और F3 जो है वो किस ओर है, अंदर की ओर है। तो F3 अंदर की ओर है, F1 जो है वो किस ओर है, बाहर की ओर है। इसे मैं नीचे की ओर बढ़ाता हूँ, बढ़ा दिया। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कोण बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के साथ में कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो यहाँ भी ये कोण कितना बनेगा, थीटा बनेगा। इसे यदि मैं n से लिख देता हूँ तो ये कितना आएगा, n आएगा। अब देखिए B, तो ये तो आया B कोस थीटा और ये भुजा आती है आपकी B साइन थीटा। ठीक है, अब अपने किसका मान ज्ञात करें, यदि बल आघूर्ण का मान ज्ञात करें तो देखिए बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण का सूत्र बनता है बल गुणा बलों की, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य, क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। इसे अपने किससे लिखते हैं, इसे अपने बल आघूर्ण टो से लिखते हैं। तो बल आघूर्ण टो जो है वो किसके बराबर है, बल के। बल दोनों में से कोई एक बल लो, जैसे मैंने कितना लिया, F1 लिया या F3 लिया, और F1 ले या F3 ले, इनका यदि परिमाण आप लोगों ने देखा था वो परिमाण था ILB। बल कितना था, वो ILB था। तो यहाँ बल कितना आ जाएगा, ILB आ जाएगा, गुणा बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो ये बल इस दिशा में, ये बल इस दिशा में, इन दोनों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, B कोस थीटा है। तो इसके साथ में कितना आ जाएगा, B कोस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से टो जो है वो कितना आएगा, वो आएगा ILB B कोस
थीटा। लंबाई गुणा चौड़ाई किसका सूत्र होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये आया आई ए बी कोस थीटा। किसका सूत्र है? ये टो का सूत्र है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? कैपिटल एन हो। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? कैपिटल एन हो, तो अब टो किसके बराबर आया? टो आया एन आई ए बी कोस थीटा के बराबर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आई और बी के बीच का कोण होना चाहिए किसे? थीटा को। और थीटा जो है वो किसके बीच का कोण है? वो बी और बी के बीच का कोण है। इसलिए अपने मान लेते हैं कि ये जो कुंडली है इसका क्षेत्रफल ए जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसी इसमें कितना कोण बना रहा है? अल्फा कोण बना रहा है। ये दोनों कोण किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। यानी थीटा प्लस अल्फा जो है वो किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो थीटा किसके बराबर है? 90 माइनस अल्फा के बराबर है। थीटा किसके बराबर है? 90 माइनस अल्फा के बराबर है। ये थीटा यदि इसके अंदर रखते हैं तब देखिए क्या होगा। तो टो किसके बराबर आया? टो बराबर आया एन आई ए बी, और कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे आप लोग? कोस थीटा की जगह लिखोगे 90 माइनस अल्फा। तब ये बनेगा टो इक्वल एन आई ए बी साइन अल्फा। कोस 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा? साइन अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? टो इक्वल आई एन ए बी साइन अल्फा। अब देखिए टो इक्वल एन आई ए किसके बराबर होता है? एम के बराबर होता है। तो ये एम बी साइन अल्फा के बराबर, किसके बराबर? एम बी साइन अल्फा के बराबर। तो टो वेक्टर किसके बराबर? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर। यहाँ बल आघूर्ण टो वेक्टर का मान कितना आया? एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आया। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? बल आघूर्ण टो वेक्टर का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि अपने कुछ स्पेशल केस इसके अंदर देखें तो देखिए क्या आएगा। यदि यहाँ से अपने क्या करें, इसमें स्पेशल केस देखें तो स्पेशल केस देख रहे थे हम इसके अंदर अल्फा इक्वल अगर 0 डिग्री हो तो अल्फा का मान 0 डिग्री होने पर ये जो आपके पास में समीकरण आ रही है इसके अंदर जो साइन अल्फा लिखा हुआ है, साइन अल्फा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और अगर साइन अल्फा अपना 0 हो जाता है तो इससे आपके पास में जो टो का मान बचता है, टो अपने पास में सिर्फ कितना बचता है? टो बचता है एम बी। कितना बचता है? एम बी। तो टो इक्वल आप लोग क्या लिखोगे? एन आई ए बी लिख दोगे। एक मिनट, यदि ये 0 बनता है तो ये कितना बनता है? टो इक्वल एम बी साइन 0। और यहाँ पर जो मान आएगा वो कितना आएगा? गुना में 0, जिससे टो का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यदि अल्फा इक्वल आप लोग क्या लिखते हो? 0 डिग्री लिखते हो तो साइन अल्फा कितना? 0। तो ये बनेगा टो इक्वल एम बी साइन 0। ठीक है, और साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टो का मान भी आपके पास में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा हटा देते हैं इसको। ठीक है, देखिए स्पेशल केस ये फिर से बता देता हूँ आपको। स्पेशल केस बाकी तो है नहीं कुछ इसके अंदर। अल्फा का मान रखना है। अल्फा अगर 0 डिग्री आप लोग रखते हो तो टो इक्वल क्या बनेगा? एन बी साइन 0 बनेगा। और टो इक्वल ये बना एम बी और साइन 0 का मान 0, तो टो इक्वल कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, और यदि टो की जगह आप लोग कितना, अल्फा की जगह कितना रखते हो? 90 डिग्री रखते हो तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसमें टू किसके बराबर आ जाता है? एम बी के बराबर आ जाता है। ठीक है, किसके बराबर? एम बी के बराबर। और एम किसके बराबर होता है? एन आई ए के बराबर होता है। तो ये बनता है एन आई ए बी। ये आपके पास में क्या है? मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम है। तो आपके पास में टो का मान 0 डिग्री रखने पर तो न्यूनतम आएगा 0 आएगा, और 90 डिग्री रखने पर अधिकतम आएगा। और अधिकतम मान कितना आएगा? अधिकतम मान आएगा आपके पास में एन आई ए बी। ठीक है,
ये अपने पास में क्या है, इनके मान है। दूसरा, विद्युत मोटर के बारे में ध्यान रखना कि विद्युत मोटर जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, विद्युत मोटर जो है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत मोटर अपनी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, एक तो आप लोग इसके अंदर ये ध्यान रखो कि विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और अल्फा 90 ये तो आप लोग कर ही लोगे, इसके स्पेशल केस तो बस यहाँ तक आपको इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक उस बात की भी ध्यान रखनी है कि जब यहाँ पर कोस थीटा आ रहा है उसमें आपको इसका सदिश रूप नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, इसे हटा करके अल्फा के रूप में इसे लिखना है, यानी कोस की बजाय यहाँ साइन लेकर के आना है, तब जाकर के आपकी टो वेक्टर क्या बनेगी, एक सदिश राशि बनेगी। क्यों? क्योंकि यदि कोस के साथ में आप लोग इसका सॉल्यूशन कर देते तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा और राशि आएगी अदिश, परंतु बल आघूर्ण किस प्रकार की राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो ये आपको अपने आप पता चल ही जाएगा और ये इसके स्पेशल केस आ जाते हैं। नया टॉपिक अपने इसके अंदर आता है एम्पियर के नियम और इसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले एम्पियर का नियम आपको बता देता हूँ, फिर अपने इसके अनुप्रयोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा बहुत आज एम्पियर के नियम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, ठीक है, इसे मैं कल फिर से आपको बताने वाला हूँ एम्पियर के नियम को, क्योंकि यहाँ से ये मान करके चलो आपका जो चैप्टर है उसका एक नया पार्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 पार्ट में इसे मैं बांट करके पढ़ाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट इसका बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग तक आता है, सेकंड पार्ट के अंदर अपने आवेश की गति पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट के अंदर अपने आपकी बुक में तो देखोगे तो आप लोग धारामापी आपको मिलेगा और उसके बाद में एम्पियर के नियम मिलेंगे, पर एम्पियर के नियम इसके अनुप्रयोग में पहले करवा रहा हूँ और उसके बाद में अपने धारामापी वाला पार्ट इसका पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मान सकते हो कि इस चैप्टर का तीसरा पार्ट जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, एम्पियर के नियम और इसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसमें अपने देखते हैं एम्पियर का नियम। तो एम्पियर का नियम अपने को बताता है कि निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश, निर्वात या वायु में स्थित किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, उस बंद परिपथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है μ0 समेशन आई के इक्वल। ठीक है, और बंद पथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है, बंद पथ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन होता है उसे अपने बोलते हैं परिसंचरण। क्या बोलते हैं, परिसंचरण कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण जो है वो किसके बराबर होता है, μ0 समेशन आई के बराबर होता है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, एम्पियर का नियम आ जाता है। उसके बाद में अपने डिटेल से और पढ़ेंगे एम्पियर के नियम को, कुछ स्पेशल केस देखेंगे और इसे चुंबकन क्षेत्र के रूप में भी अपने देखेंगे कि चुंबकन क्षेत्र के रूप में किस प्रकार से एम्पियर के नियम को लिखते हैं। चुंबक तो वाहक बल की भी बात करेंगे और 3 इसके अनुप्रयोग भी आपके दिए गए हैं, उन अनुप्रयोगों को भी अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,